हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते होंगे कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे छोटे छोटे भाइयों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते होंगे कि आप सभी की तैयारी लाजवाब चल रही होगी। उसी तैयारी को लाजवाब से शानदार की ओर एक कदम हमने बढ़ाया है। जैसा कि आप सभी को पता है, डीएस इडू हब आप सभी के लिए लेकर के आया है हिंदी की प्यारी सी सीरीज, जिसमें हम पीवाईक्यूज क्वेश्चन को देखेंगे जो एमसीक्यूज की तरह हम इनको कराएंगे और हर एक ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं और हर एक ऑप्शन को क्या उसका मतलब होता है वो सब भी हम बताएंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा, दिया गया है संसार का सही संधि विच्छेद चुनिए। संसार का सही संधि विच्छेद चुनिए। अब देखिएगा, हमारे पास चार विकल्प दिया गया है। एक दिया गया है सम प्लस समहा, दूसरा दिया है सन प्लस सार, तीसरा दिया है सन प्लस हर, चौथा दिया है सम प्लस चार। अब चार विकल्प दिए गए हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि क्या होता है। क्या होता है? संधि क्या होता है? जैसे आप पुराने टाइम में जाते थे तो राजा महाराजा एक दूसरे से संधि करते थे, मतलब जुड़ाव उत्पन्न करते थे। दोनों के बीच में गिले शिकवे माफ होते थे और वो संधि करते थे, आपस में मेल करते थे। उसी तरह संधि का मतलब होता है जुड़ना। क्या मतलब होता है? जुड़ना। अब देखिएगा, संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं। उनमें से दीर्घ संधि की बात करें तो दीर्घ संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। समझ गए? अगला देखिएगा, पॉइंट देखिएगा। अब हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। संसार को जब हम तोड़ते हैं तो हम संसार को हम 2 भागों में तोड़ते हैं। एक सम प्लस सार। किसमें तोड़ते हैं? सम प्लस सार। सम और सार दोनों मिलकर के संसार का निर्माण कराते हैं। किसका निर्माण करते हैं? संसार का निर्माण करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि यह संधि के किस प्रकार में आता है, तो यह संधि के यण संधि में आता है। किसमें आता है? यण संधि में आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले हम इस जान लेते हैं इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है। इस प्रश्न का सही विकल्प है घा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या है? थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, आप लोग आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अनुबूढ़े बड़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। दोहा में कौन सा अलंकार है? अब देखिएगा, इसमें विकल्प क्या दिया है? का में दिया है उपमा अलंकार, विरोधाभास अलंकार, दृष्टांत अलंकार और रूपक अलंकार। 4 विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। जब व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के की जाए, जब तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जब किसी चीज की तुलना में विरोध प्रकट होता है, कि विरोध का भाव जहां पर प्रकट होता है वहां क्या होता है? विरोधाभास। क्या होता है? विरोध का भाव प्रकट होता है, वहां पर क्या होता है? विरोधाभास होता है। दृष्टांत की बात करते हैं, जब किसी चीज की व्याख्या करके कोई हमें बताता है तो उसे हम दृष्टांत के रूप में रखते हैं। रूपक क्या होता है? जब किसी रूप का बखान कोई करता है, नाम से ही हमें पता चल रहा है। उपमेय में उपमान की बात की जाए, रूप की बात की जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब देखिएगा, तंत्री नाद कवित रस सरग राग रतिरंग अनुबूढ़े बूढ़े तिरे जय बूढ़े सब अंग। दोहा में इस प्रश्न को हमको पढ़ करके लग रहा है कि यहां पर विरोध का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहां पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अच्छा, एक चीज हम और जान लेते हैं कि अलंकार क्या होता है। जैसे काव्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए हमें कुछ शब्द ऐड करने होते हैं, कुछ अर्थों के माध्यम से हम उस काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे किसी स्त्री के लिए सुंदरता क्या होता है? उसके गहने होते हैं, उसका मेकअप होता है। व्यक्ति के लिए सुंदरता क्या होता है? फेयर एंड लवली। हाँ, इसके अलावा मैंने उन ज्यादातर लड़कों को कुछ करते हुए नहीं देखा। बस क्या करेंगे? मुंह धुलेंगे, फेयर एंड लवली लगाएंगे और चुपचाप नए कपड़े पहन के पार्टी में निकल लेंगे। लेकिन औरतों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वो आभूषण पहनती हैं, मेकअप करती हैं, बहुत सारा टाइम हो जाता है। तो अब ऐसे में नहीं पता क्या होता है बस, लेकिन बहुत टाइम लगता है। अब देखिएगा, लेकिन काव्य की बात करते हैं तो वहां पर शब्द और अर्थ 2 तरह से सुंदरता बढ़ाई जा सकती है। काव्य में इस
प्रश्न में हमें विरोध का भाग मिल रहा है, इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प होगा विकल्प नंबर ख हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। जैसे इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आलोचना करने के अर्थ हेतु उचित मुहावरा का विकल्पों में से कौन सा है। अब हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। कौन कौन सा विकल्प दिया गया है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प क्या है? जी छोटा करना। क्या है? जी छोटा करना। दूसरा क्या है? दांत दिखाना। तीसरा क्या है? दो टूक की बात करना। चौथा क्या है? टीका टिप्पणी करना। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन सारे विकल्पों के बारे में जानेंगे। जैसे जी छोटा करना, जी छोटा करना का मतलब होता है निराश करना, निराश होना। अब देखिएगा, दो टूक बात करना, इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट होना, स्पष्ट होना। अब एक विकल्प है दांत दिखाना। क्या है? दांत दिखाना। इसको यहां पर लिख देते हैं। दांत दिखाने का मतलब होता है व्यर्थ में हंसना, व्यर्थ में हंसना। और आलोचना करना का मतलब क्या होता है? टीका टिप्पणी करना। क्या हमारे पास ये 4 विकल्प आ चुके हैं? अगर ये हमारे पास 4 विकल्प आ चुके हैं तो आलोचना करने का मतलब भी हमें पता चल चुका है। इस तरह इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो घ होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृत का उपयोग किया है? अब 4 विकल्प हैं, सौरसेनी, अंगिका, अर्धमागधी और मागधी। अब देखिएगा, सौरसेनी भाषा है, यहां से इस भाषा से एक भाषा निकली है ब्रज। क्या निकली है? ब्रज। ब्रज का क्षेत्र कौन कौन सा है? ब्रज का क्षेत्र जैसे मथुरा हो गया, कासगंज हो गया, आगरा हो गया, ये ब्रज क्षेत्र कहे जाते हैं। अब देखिएगा, ब्रज क्षेत्र कासगंज, मथुरा और आगरा हो गया। अब आपके सामने एक विकल्प दिया है अंगिका। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे कि अंगिका का मतलब क्या होता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, कहां पर रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। वैसे जब पुराने समय का महाभारत का टाइम था, थोड़ा सा याद करिएगा, दुर्योधन ने कर्ण को अंग प्रदेश दान किया था। क्या दिया था? अंग प्रदेश दान दिया था, अंग का राजा बनाया था। अंग का राजा बनाया था तो वहां पर एक अंगिका भाषा होती थी। क्या होती थी? भाषा होती थी। और वही जो भाषा है वह अंग प्रदेश की थी। किसकी थी? अंग प्रदेश की थी। और अंग प्रदेश जो है वो कहां पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहां पर पड़ता था? बिहार में पड़ता था, पूर्व बिहार में। ठीक है, अब देखिएगा, अर्धमागधी क्या है? मागधी का ही अंश है अर्धमागधी। क्या है? मागधी का ही अंश है अर्धमागधी। अब जब बात करते हैं अशोक ने अपने शिलालेखों का एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है, तो उसने कहीं कहीं पर अर्धमागधी और कहीं कहीं पर मागधी। इस प्रश्न का जो विकल्प होगा दोनों हो जाएगा। गा का भी उल्लेख किया है और घा का भी उल्लेख किया है, तो दोनों के दोनों विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर अर्धमागधी दिया है और मागधी दिया है, मागधी ना दिया हो तो अर्धमागधी करेंगे, अर्धमागधी ना दिया हो तो मागधी करेंगे। लेकिन जब दोनों दे देता है, तो अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था 2018 वाला, उसमें यह प्रश्न आया था। तो उस प्रश्न में जो एग्जामिनर ने आंसर सही किया था, यूपी पीआरबी बोर्ड ने जो सही आंसर माना था उसको अर्धमागधी माना था। क्या माना था? अर्धमागधी माना था। ये यूपी पीआरबी के अकॉर्डिंग है। लेकिन जब एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में अर्धमागधी और मागधी दोनों भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, इस प्रश्न में गा और घा दोनों सही हो सकते हैं कि दोनों सही उत्तर होंगे। लेकिन बोर्ड की बात करें तो बोर्ड ने गा माना है, अर्धमागधी को अपना उत्तर माना है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ चुका है। समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? 4 दिए गए हैं, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा और मृदुला गर्ग। 4 विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। अब देखेगा, जो समय सरगम है वो कृष्णा सोबती की रचना है। किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती की एक और रचना मानते हैं जिसको हम बोलते हैं जिंदगी नामा। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की एक रचना है जिसको बोलते हैं जिंदगी नामा। मनु भंडारी की एक रचना है आपका बंटी। क्या है? आपका बंटी। ये क्या है? उपन्यास है।
क्या है? उपन्यास है। अब देखिएगा एक निर्मल वर्मा और मृदुला गर्ग, हमारे पास दो विकल्प बचते हैं। निर्मल वर्मा की बात करते हैं तो एक पुस्तक है लालटेन, लालटेन की छत, यह किसकी पुस्तक है? निर्मल वर्मा की है। मृदुला गर्ग की बात करते हैं तो चित्तकोबरा, चित्तकोबरा, यह प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? मृदुला गर्ग की है। अब हमें चार विकल्प पता चल गए हैं, चारों के विकल्पों के बारे में हमने जान लिया है। एक विकल्प कृष्णा सोबती की एक और रचना हमने जान लिया है, जिंदगी नामा। निर्मला वर्मा की है लालटेन की छत, मृदुला गर्ग की है चित्तकोबरा, और आपका बंटी उपन्यास किसका है? मनु भंडारी का। इस प्रश्न की बात करते हैं तो विकल्प नंबर जो खा होगा बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये आ चुका है, अभ्युदय के संस्थापक कौन है? किसके संस्थापक? अभ्युदय के संस्थापक कौन है? अभ्युदय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हैं। कौन है? मदन मोहन मालवीय जी हैं। अब ध्यान देने वाली बात देखिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, जो मदन मोहन मालवीय जी हैं 1907 में, किस वर्ष? 1907 में अभ्युदय का इस संस्थापक किया था, स्थापना किया था, संपादक बने थे उस समय। 1907 में अभ्युदय नामक पुस्तिका का संपादन किया था। अब एक पुस्तक है हिंदी प्रदीप, क्या है? हिंदी प्रदीप, ठीक है। एक पुस्तक है कर्मवीर, कर्मवीर। एक पुस्तक है साहित्य संदेश, साहित्य संदेश। अब देखिएगा ये तीन पुस्तकें हमने लिखी हैं, ये तीन पुस्तकों के बारे में जानेंगे। साहित्य संदेश जो है वो किसकी है? गुलाब राय की है। कर्मवीर किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। हिंदी प्रदीप किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। हमने ये चार पुस्तकें जान ली। ये चार पुस्तकें किसकी हैं? गुलाब राय की है साहित्य संदेश, मदन मोहन मालवीय की है अभ्युदय, 1907 में प्रकाशन हुआ था इसका, और कर्मवीर की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। हिंदी प्रदीप की बात करते हैं तो बालकृष्ण भट्ट की है। इतना क्वेश्चन हमने जान लिया, इतना सीख लिया। जब इस प्रश्न की बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर खा होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, हिंदी के बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है, वर्ष 2022 में विजेता कौन है? अब देखिएगा 2022 का विजेता पूछ दिया है। किसने पूछ दिया है? 2022 का विजेता पूछ दिया जाए। अब देखिएगा जब बाल साहित्य की बात करते हैं तो बाल साहित्य के कुछ रचनाकार हैं, जैसे शेरजंग गर्ग, ये बाल साहित्य लिखते थे। रमेश तियलंग, ये भी बाल साहित्य लिखते थे। क्षमा शर्मा, ये भी बाल साहित्य लिखती थी। लेकिन 2022 में, किसमें? 2022 में क्षमा शर्मा जी ने ही बाल साहित्य पुरस्कार को जीता था। क्षमा शर्मा जी ने ही बाल साहित्य पुरस्कार को जीता था। अब देखिएगा एक प्रसिद्ध पुस्तक है यामा, क्या है? यामा। ये किसकी पुस्तक है? महादेवी वर्मा, वर्मा जी की पुस्तक है। आंसू, आंसू किसकी पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद। अब एक पुस्तक है रश्मि रथी, रश्मि रथी, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? इसके बारे में ये है, इसका जो रश्मि रथी के बारे में बता दें, ये है रामधारी सिंह दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। अब देखिएगा एक प्रश्न इससे बनता है कि रश्मि रथी में किस का उल्लेख है? तो कर्ण का उल्लेख रश्मि रथी किताब में हमें मिलता है। अब देखिएगा हमने इस प्रश्न में एक चीज जान लिया कि यह पुस्तकें किसकी हैं, इनके रचनाकार जान लिए। इस प्रश्न में ये बाल साहित्य के लिए रचना करते थे, ये तीन के तीनों, इनके बारे में जान लिया। इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो खा होगा बिल्कुल सही होगा, क्षमा शर्मा इसका बहुत शानदार उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा हमारे सामने चार विकल्प हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कन्नौजी, मेवाती, बघेली और मगही, चार बोलियां हैं ऐसे आती हैं। अब मगही, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी आती है। क्या आती है? कन्नौजी आती है। अब मेवाती की बात करें, क्या बात करें? मेवाती की, तो ये राजस्थान
की भाषा है तो इसको राजस्थानी हिंदी का रूप दे देते हैं। किसका रूप दे देते हैं? राजस्थानी हिंदी का रूप दे देते हैं। अब देखिएगा मगही की बात करें तो मगही को बिहारी हिंदी का रूप दे देते हैं। बिहारी हिंदी की भाषा मानते हैं, मगही को मानते हैं। अब बघेली की बात करें तो बघेली को हम पूर्वी हिंदी की भाषा की बात करते हैं तो बघेली हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जान गए। अब इस प्रश्न की बात करते हैं तो इस प्रश्न में कन्नौजी हमारा विकल्प नंबर जो का होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। हम इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? किसकी भाषा नहीं है? द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, कन्नड़, मलयालम, कुई और खासी। अब देखिएगा कन्नड़ जो है क्या है? कन्नड़ जो है कर्नाटक की भाषा है। किसकी भाषा है? कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। अभी हाल ही में उड़ीसा का नाम ओडिशा लिखा गया है। पहले हम उड़ीसा पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? उड़ीसा। लेकिन अब वर्तमान में ओडिशा पढ़ते हैं। ओडिशा कहाँ की भाषा है? कुई की भाषा है। अब खासी, अच्छा याद करो, एक पहाड़ी है गारो खासी जयंतिया। क्या पहाड़ी है? गारो खासी जयंतिया। खासी की बात करते हैं तो मेघालय में बोली जाने वाली भाषा खासी है। लेकिन इसने पूछ दिया कि द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी नहीं है। अब नहीं शब्द में फोकस करिएगा। किस पर? नहीं शब्द में। तो कर्नाटक, केरल और उड़ीसा ये सब दक्षिण भारत में आते हैं। किसमें भारत में आते हैं? दक्षिण भारत में आते हैं, जिनको हम पहले द्रविड़ बोलते हैं, आज भी हम इनको द्रविड़ ही बोलते हैं। तो ये तीन की तीनों भाषाएं कन्नड़, मलयालम और कुई ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। किसकी है? द्रविड़ परिवार की भाषाएं। इसलिए खासी एक विकल्प है जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। घा, खासी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश में आदिम जनजाति की कौन सी भाषा बोलते हैं? मिजू, पुरोइक, आदि और हुशो। 4 प्रकार की भाषा हमें दे दिया गया है। अब क्या करेंगे? अब हम इसमें 4 प्रकार में हम देखेंगे। क्या देखेंगे? कि इनमें से कौन सी भाषा कहाँ की है, कौन सी जनजाति कौन सी भाषा बोलती है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। अब देखिएगा जो मिजू है, मिजू जैसे नाम से ही पता चल रहा है। किससे पता चल रहा है? नाम से ही पता चल रहा है, मिजू। तो ये मिजोरम में बोली जाती है। किसमें बोली जाती है? मिजोरम। ठीक है। अब देखिएगा पुरोइक, आदि और हुशो ये कहां पर बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। अब पुरोइक की बात करते हैं तो पुरोइक कौन सी जनजाति के द्वारा भाषा बोली जाती है? पुरोइक बोली जाती है सुलुंग जनजाति। एक वहां पर जनजाति है जिसको हम जानते हैं सुलुंग जनजाति। क्या बोलते हैं? सुलुंग जनजाति। ठीक है, सुलुंग जनजाति भाषा कौन सी बोलती है? पुरोइक बोलती है। अब एक लघु जनजाति है। क्या है? नाम है उसका लघु जनजाति। ठीक है, लघु जनजाति के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? हुशो। आदि जनजाति एक है जो क्वेश्चन में दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश में आदिम जनजाति। आदिम जनजाति के द्वारा आदि भाषा बोली जाती है। नाम से ही थोड़ा सा पता चल रहा है आदि, तो कौन सी जनजाति होगी? आदिम। ठीक है, इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो गा होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार नहीं है? नहीं की बात कर दिया है। किसकी बात कर दिया है? नहीं की बात कर दिया है। रघुवीर चौधरी, नहीं पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। राजेंद्र शाह, मृदुला गर्ग और पन्नालाल घोष, इन चारों की बात करते हैं। तो मृदुला गर्ग एक ऐसी रचनाकार है। क्या है? मृदुला गर्ग एक ऐसी रचनाकार है जिनका उल्लेख या जिनके बारे में ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिनको रचनाकार नहीं दिया गया है, लेकिन 3 विकल्प हैं। इन तीनों विकल्पों को साहित्य पुरस्कार मिला है। अब देखिएगा रघुवीर चौधरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रघुवीर चौधरी की। तो 2005 में, किसमें?
2005 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा है राजेंद्र शाह, तो इन्हें 2001 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। एक है पन्नालाल घोष, तो 1985 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लेकिन मृदुला गर्ग को, किसको? मृदुला गर्ग को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसे प्राप्त हुआ? मृदुला गर्ग को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस तरह इस प्रश्न की बात करते हैं तो विकल्प नंबर जो गा होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास और आत्मकथा। नाटक ही एक विधा है जो कोर्ट मार्शल का बखान करती है। अब देखिएगा, अब सबसे पहले हम जानेंगे कि आत्मकथा क्या होता है। जो कोई व्यक्ति अपने बारे में, अपनी जानकारी के बारे में एक साझा कर दे, एक पुस्तक साझा कर दे, एक फिल्म बना दे, उसे हम क्या कहते हैं? आत्मकथा। आत्मकथा को हम इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। अब देखिएगा, कहानी, नाटक और उपन्यास, इनके बारे में जानेंगे। कहानी, नाटक और उपन्यास होते क्या हैं? जो थोड़े टाइम के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई जाती है, जो कुछ शब्दों में बखान किया जाता है, उसे कहानी कहते हैं। जब किसी थोड़े वृत्तांत को, जो कहानी से बड़ा होता है और नाटक से छोटा हो, उपन्यास से छोटा होता है, उसे क्या बोलते हैं? नाटक बोलते हैं। जब किसी को 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट में लिखा जाता है तो उसे हम उपन्यास बोलते हैं। इस प्रश्न में कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है, तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर ख होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हमारे सामने उपस्थित हो चुका है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्त किस रचनाकार की है? अब 4 विकल्प हमारे सामने हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती और अज्ञेय। 4 विकल्प हमारे सामने आ गए। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो धर्मवीर भारती होगा। क्या होगा? धर्मवीर भारती। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा हम जानते हैं। क्या जानते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हें हम छायावादी कवि के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? छायावादी कवि के रूप में जानते हैं। अब देखिएगा, हमारे पास एक विकल्प है महादेवी वर्मा। क्या है? महादेवी वर्मा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है यामा। क्या है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक? यामा। अब महादेवी वर्मा को हम आधुनिक मीरा के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिएगा, एक हमारे पास विकल्प है, विकल्प नंबर घ, जिसको हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं। अज्ञेय की एक प्रसिद्ध पुस्तक है कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, यह हो गया। इस प्रश्न की बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर ग होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगला प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो चुका है। अब इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? मुंह से पढ़ेंगे। अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं। अपने को बहुत बड़ा समझना, क्रोधित होना, प्यार करना, उद्देश्य की स्थिति समझना। 4 विकल्प हमारे सामने दे दिए गए हैं। अर्श पर होना का अर्थ होता है अपने को बहुत बड़ा समझना। क्या? अपने को बहुत बड़ा समझना। अर्श पर होना एक और मुहावरा है आसमान पर होना। ठीक है, इससे मिलता जुलता एक मुहावरा है आसमान पर होना। उसका भी विकल्प नंबर का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा अपने को बहुत बड़ा समझना। क्रोधित होना, प्यार करना, उद्देश्य की स्थिति। अब ये 4 विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से हम जानेंगे कैसे प्यार करना। क्या करना? प्यार करना। तो हम कहते नहीं है कि हम उस चीज को, जैसे हमारी इस समय लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है? हमारी किताबें हमारा मोहब्बत है। तो हम कभी किसी बुक स्टॉल पर जाते हैं तो कोई बहुत बढ़िया किताब हमारे नजर में आ जाती है, तो हम कहते नहीं है इस किताब पर हमारा दिल आ गया। तो दिल आना, क्या? दिल आना मुहावरे का मतलब होता है प्यार करना। अब देखिएगा, हमारे पास एक विकल्प दिया गया है उद्देश्य की स्थिति। क्या दिया गया है? उद्देश्य की स्थिति। अब इसके बारे में जानेंगे कि उद्देश्य की स्थिति का मतलब क्या होता है। उद्देश्य की स्थिति का मतलब होता है लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। लक्ष्य को प्राप्त
कर लेना, लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। जैसे हमारा लक्ष्य इस समय क्या है, सरकारी नौकरी। हम क्या करेंगे, उस सरकारी नौकरी के लिए पूरी भरसक जी भरसक तैयारी करेंगे। जी भरसक तैयारी करने के बाद हम उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे, मतलब उद्देश्य हमारा सिद्ध हो गया, सरकारी नौकरी हमें मिल गई, तो मतलब हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब क्रोधित होना मुहावरे का मतलब है आग बबूला होना। क्या? आग बबूला होना। आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। इस तरह हमें इन चारों विकल्पों में से पता चल गया कि अर्श पर होना मुहावरे का विकल्प है, तो उसका विकल्प नंबर जो का होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, हमारे सामने उपस्थित हो चुका है अगला प्रश्न। अब कैसे करेंगे, पहले बढ़ेंगे, मौसम कौन कुटिल खलकामी में कौन सा अलंकार है। अलंकार को मैंने आपको बताया था कि जब अलंकार का हम संधि विच्छेद करते हैं तो अलम प्लस कार दो शब्दों में टूटता है। अब देखिएगा अलंकार क्या होते हैं, हमें शब्दों में, अर्थों में, माध्यम से हमें वाक्य में, काव्य में, गद्य में सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और उपमा अलंकार, चार प्रकार के अलंकार हो गए। अब इस प्रश्न में ध्यान देना, इस प्रश्न की बात करें, मौसम कौन कुटिल खलकामी की बात कर रहा है, तो इसमें हमें इस प्रश्न में विभावना अलंकार की तरफ जाना पड़ेगा। जो जानो सो मानो, जन जानो मन मानो, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करता है। जब किसी व्यक्ति के रूप की वखान कर देता है तो उपमा अलंकार की तरफ हम रुख करते हैं। सा, सी, से, समसरी शब्द जैसे आए तो उपमा अलंकार की बात कर देता है। इस तरह इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो खा होगा बहुत ही सही और शानदार उत्तर हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को हम, जैसे मैंने आपको बताया था, संचरण करने वाले भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। इस प्रश्न के चार विकल्प थे, उद्दीपन, संचारी भाव, अनुभाव और स्थायी भाव। जब प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव आते हैं तो हम उन्हें संचारी भाव कहते हैं। लेकिन जिस रस में एक स्थायी प्रकृति के संचरण करने वाले भाव आते हैं, स्थायी रूप का बखान होता है, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। इस तरह इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर खा होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। तुम कहां जा रहे हो वाक्य में प्रकार स्पष्ट कीजिए। विधि वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयादि वाक्य। तुम कहां जा रहे हो? अब देखिएगा इस प्रश्न में प्रश्नवाचक वाक्य लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रश्नवाचक वाक्य लगा हुआ है। तो इसमें देखिएगा जब प्रश्नवाचक वाक्य लगा हुआ है तो बिना सोचे समझे मैं प्रश्नवाचक वाक्य को टिक करके अपना 1 नंबर प्राप्त कर लूंगा। अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। देखिएगा अब हम इनमें से जानेंगे, इन चारों विकल्पों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिसमें हम कौन क्या लगा करके प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त होता है हमें, वह प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। निषेध वाक्य क्या होते हैं? जिसमें ना का लोप होता है, नहीं शब्द और ना शब्द होते हैं, उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्हों का लोप होता है, जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आते हैं और हमें हर्ष, उल्लास और इन सब के बारे में प्रकृति पता चलती है वाक्य की, तो वहां पर विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। इस प्रश्न की बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर खा है हमारा सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, निम्न विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? विकल्प दिया गया है। विकल्प का छोटा, खा, विशाल, दीर्घ और बड़ा, 4 विकल्प दिए गए हैं। समानार्थी शब्द पूछ दिया है कि लघु का क्या होगा। जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि लघु का मतलब होता है छोटा। समानार्थी क्या होता है? जो समान अर्थ देता है। जैसे छोटा, उसका मतलब लघु। अब देखिएगा यहां पर एक वर्ड दिया है बड़ा। बड़ा का जब समानार्थी पूछेंगे तो दीर्घ होगा। बड़ा का समानार्थी विशाल होगा, दीर्घ होगा। यह 3 के तीनों शब्द समानार्थी हैं। क्या है? समानार्थी हैं। ठीक है, क्या है? समानार्थी हैं। समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द बोलते हैं। इस तरह इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर का होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने यह दे दिया गया है, यव शब्द का तद्भव क्या है? यव शब्द का तद्भव क्या है?
अब यहां पर देखिएगा तद्भव और तत्सम दो शब्द होते हैं। क्या शब्द होते हैं? एक होता है तद्भव, एक होता है तत्सम। ठीक है, तत्सम शब्द जो होता है वो संस्कृत शब्द होता है। क्या होता है? संस्कृत शब्द होता है। यौ की बात करते हैं तो चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर का जौ, विकल्प नंबर खा गति, विकल्प नंबर का ज्वारी, विकल्प नंबर घा आयु। चार विकल्प हमें दे दिए गए हैं। अब देखिएगा जो यव शब्द है वो तत्सम शब्द है। क्या शब्द है? तत्सम शब्द है। और जो जव शब्द है वो तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द। अब देखिएगा जब गति की बात करता है तो गति की बात करता है, स्पीड की बात करता है। किसकी बात करता है? स्पीड की बात करता है। ज्वारी की बात करता है तो ज्वार आने की बात करता है। जो समुद्र में ज्वार नहीं आती है, लहरें नहीं आती है, उन्हीं की बात करता है, वो ज्वार होते हैं। जब आयु की बात करता है तो आयु की बात करता है तो उम्र की बात करता है। किसकी बात करता है? उम्र की बात करता है। इस विकल्प में हमने चारों विकल्पों को समझा। इस तरह इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर का हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प नंबर का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। मशक शब्द का तद्भव क्या है? मशक शब्द का तद्भव क्या है? चार विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं, मशाल, मच्छर, मचान और मशूल। चार विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से हम मशक शब्द का तद्भव जानेंगे। अब देखिएगा मशक शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। मशक का तद्भव होगा मच्छर। क्या होगा? मच्छर। अब हमारे पास चार विकल्प हैं। फिर से अब इन चारों विकल्पों के बारे में फिर हम जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो सही लग रही है, प्यारी लग रही है, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें। हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप सभी हमारे लिए भी थोड़ा कुछ कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, जैसे मसाल शब्द है। क्या है? मसाल शब्द है। मसाल शब्द में देखिएगा जैसे हमने पुरानी मूवीज देखी हैं, ठीक है, पुरानी मूवीज देखी हैं, वहां पर हीरो जाता है, गुफा में जाता है। किस में जाता है? गुफा में जाता है। तो वह एक लकड़ी को जलाता है। तो रोशनी के लिए जलाने वाली लकड़ी को ही हम क्या बोलते हैं? मशाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशाल बोलते हैं। अब मचान के बारे में जानेंगे कि मचान क्या होता है। जब हम कभी खेत पर जाते हैं, अब गांव में आपके खेत होंगे, आप वहां जा रहे होंगे, वहां पर देखेंगे कि खेत में क्या होता है कि एक खेत, 5-6 खेत होंगे, 5-6 खेत के बीच में एक खेत ऐसा होगा जिसमें चारों तरफ से ऊंचाई पे एक बांस गड़े होंगे, बांस के ऊपर एक चारपाई लगी होगी, उस चारपाई पर एक व्यक्ति सोया करता है, ठीक है, देखरेख करता है खेत की। तो रात में वहां पर सोता है, जब उसकी फसल उगती है तो वो वहीं सोता है। किसान होता है, किसान अपने लिए एक मचान का निर्माण करता है, और मचान खेत के बीचों बीच एक चारपाई होती है जिसमें वो लेटने का काम करता है, जिसमें वह अपने खेत की देखरेख कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? मचान कहते हैं। अच्छा, मसूल शब्द क्या होता है? मसूल शब्द के बारे में जानेंगे। हमारी मम्मी बहनें क्या करती हैं कि जब हमें घर में कुछ कूटना होता है, उस कूटने वाले के लिए जो एक शब्द होता है उसे क्या बोलते हैं? मसूल बोलते हैं। कहीं कहीं पर मूसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूसल, मूसल। और मसूल भी कहीं कहीं शब्द बोलते हैं। मूसल वही हो गया जो जिसपे कुछ, जैसे हल्दी हो गई, हल्दी को कूट कूट के पीस करके घर में बनाते हैं। इससे पहले कुछ जैसे गरम मसाला हो गया, उसको कूटना पड़ता है। तो अभी तो हम लोगों के पास मिक्सी आ गया है, हम लोग तुरंत इलेक्ट्रिक के लिए बटन ऑन करते हैं, तुरंत सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन परंतु दोस्तों, मसूल, मूसल क्या होता है? कूटने वाला ही मूसल होता है। इस तरह इस प्रश्न का बात करते हैं। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो खा होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है? अब देखिएगा, काल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? काल की बात करते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? भूत, दूसरा क्या होता है? वर्तमान, तीसरा क्या होता है? भविष्य। भविष्य 3 प्रकार के काल होते हैं। अब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में जानते हैं। जो पुरानी बातों का उल्लेख करता है, जिसमें हम पुरानी चीजें जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जब हम वर्तमान परिस्थिति के बारे में जानते हैं तो वहां पर वर्तमान काल होता है। क्या होता है? वर्तमान काल होता है। जब हम आने वाले टाइम की बात करते हैं कि आने वाला टाइम कैसा होगा, क्या मैं वह काम कर पाऊंगा, तो वहां पर कौन सा होता है? वहां पर
वो भविष्य काल होता है। क्या होता है? भविष्य काल होता है। जब हम आने वाले टाइम पे बात करते हैं तो वहां पर भविष्य काल होता है। क्या आप इतना समझ गए? बिल्कुल। अब देखिएगा, अब हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। यदि नेहा परिश्रम करते तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। हेतुमत, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, 4 विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न में जब परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। जब ऐसी प्रश्न की बात करते, यदि वह यह काम करती तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। तो ऐसे में हेतुमद बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला एक चीज और ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? जब संदिग्ध भूतकाल की बात करें, विकल्प नंबर घ की बात करें, संदिग्ध भूतकाल की बात करें, इसमें किसी कार्य के होने या ना होने में हमें कन्फर्म बात पता ना हो, हमें कुछ लग रहा हो कि क्या ये हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता है, ऐसी भावना आती है, संदिग्ध लगता है, वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। आसन्न भूतकाल क्या होता है? जो काम मैं कर चुका हूं, जो काम पूर्व में हो चुका है, वह आसन्न भूतकाल होता है। जिस काम को हम कर रहे हो लेकिन वो पूरा ना हुआ हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर का होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं को फिर ध्यान दीजिएगा, नहीं है। अब मैंने आपको बताया था, अगर किसी विकल्प में हम अच्छा, क्या अच्छा या अच्छी लगाते हैं, क्या लगाते हैं? अच्छी लगाते हैं, तो वहां पर कौन सा होता है? वहां पर हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चल जाता है। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते क्या है? जब किसी स्त्री की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है? तो वहां पर स्त्रीलिंग होता है। जब किसी पुरुष की बात की जाए, किसकी बात की जाए? पुरुष की बात की जाए, वहां पर पुल्लिंग होता है। अब देखिएगा, जैसे हम यामा की बात करते हैं, यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है। इनकी एक पुस्तक है यामा। यामा को हम, किताब है, किताब का नाम है, उसको हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। किस में रखते हैं? स्त्रीलिंग में रखते हैं। अच्छा, योजना क्या है? अब हम देखिएगा, अच्छा और अच्छी का प्रयोग करेंगे। अच्छी योजना, अच्छा योजना, क्या अच्छा योजना से शब्द बनना है? नहीं। अच्छी योजना से शब्द बनना है तो बिल्कुल बनना है। जब अच्छी योजना से शब्द बन रहा है तो यह क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, इसको एक तरह से और क्लियर कर सकते हैं। योजना क्या होता है? योजना बनाई जाती है। क्या की जाती है? योजना बनाई जाती है। अगर योजना बनाई जाती है तो स्त्रीलिंग होगा। दूसरा देखिएगा, हमारे पास विकल्प है भिक्षा। भिक्षा में देखिएगा, जब मैं अच्छा और अच्छी की बात करता हूं, भिक्षा क्या होती है? अच्छा और अच्छी की बात करता हूं तो अच्छी से याद करिए, अच्छी भिक्षा। अच्छा भिक्षा नहीं होता है, अच्छी भिक्षा। अच्छी की आ रहा है तो अच्छी आ रहा है तो बिना सोचे समझे हम स्त्रीलिंग लगा देते हैं। अब देखिएगा, जब भिक्षा की बात करता है तो एक चीज हम और जानते हैं, भिक्षा दी जाती है। क्या दी जाती है? भिक्षा दी जाती है। अगर भिक्षा दी गई तो स्त्रीलिंग होगा। संबल एक ऐसा शब्द है जो पुरुष में आता है। किस में आता है? पुरुष में आता है, पुरुष जाति का बोध कराता है, तो यह पुल्लिंग शब्द होता है। क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसने पूछा स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये 3 के तीनों स्त्रीलिंग मिल गए, इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा घ, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, राम एक पुस्तक मुझे दे दो। इस वाक्य में जो एक है, एक किस प्रकार का विशेषण है? अब इसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमें गिनती दिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब की बात कर देता है, तो वह कौन सा विशेषण होता है? वह संख्यावाचक विशेषण होता है, क्योंकि उसमें संख्याओं की बात कर देता है। परिमाणवाचक क्या होता है? जब इसमें मात्रा की बात कर दे, किसकी बात कर दे? मात्रा की बात कर दे, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। सार्वनामिक क्या विशेषण होता है? जो सर्वनाम की विशेषता बता दे, सर्वनाम की विशेषता बता दे, सार्वनामिक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें गुण, भाव, दशा के बारे में बखान कर दे, वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। अगला देखिएगा, इस प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न में विकल्प नंबर जो का होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर
हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हथियार में कौन सी संज्ञा है? किसमें? हथियार में कौन सी संज्ञा है? सबसे पहले संज्ञा जानेंगे कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा को अगर इंग्लिश में बात करें तो नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। हमें डिफिनेशन बहुत अच्छे से पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अब देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनके बारे में जानते हैं। जब किसी गुण, दशा, भाव के बारे में बात की जाती है, अच्छाई, बुराई, जैसे अच्छाई और बुराई 2 शब्द आ गए, ये सब किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर देता है, पर्टिकुलर जाति की बात कर देता है, जैसे वकील, वकील पूरी एक जाति हो गई, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे बकरी बात कर दिया तो बकरी पूरी एक जाति हो गई। अगर इसी बकरी में हम किसी कास्ट का उल्लेख कर देते हैं, जैसे एक बकरी होती है सिरोही बकरी, बकरी की बात कर दिया, उसमें सिरोही बकरी लगा दिया, सिरोही बकरी व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। लेकिन अगर केवल बकरी की बात करेगा तो वह पूरी की पूरी बकरी जाति की बात कर रहा है, तो वह जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब कहीं भैंस की बात कर दे, किसकी बात कर दे? भैंस की बात कर दे, जैसे गजनी भैंस होती है, मुर्रा भैंस होती है, इनकी बात कर दे, मुर्रा की बात कर दिया तो व्यक्तिवाचक में आएगी, गजनी की बात कर दिया तो व्यक्तिवाचक में आएगी। लेकिन अगर केवल भैंस की बात कर दिया तो वह जातिवाचक में आएगी। अब गुणवाचक में क्या होता है? जैसे अच्छाई, बुराई, इनकी बात कर देता है तो वह गुणवाचक में आता है। बुढ़ापा, भाववाचक में क्या आता है? जैसे बुढ़ापा, हमने बुढ़ापे की बात कर दी, जवानी, यौवन, किसमें आता है? भाववाचक में आता है। अब हथियार किस प्रकार की संज्ञा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हथियार देखिएगा कई प्रकार के होते हैं। एक होता है लकड़ी काटने के लिए हथियार, एक होता है किसी व्यक्ति को मारने वाला बंदूक हथियार, एक होता है दरवाजा तोड़ने वाला हथियार, कील गाड़ने वाला हथियार। तो इसमें हथियार की चर्चा की गई है, लेकिन किस प्रकार का हथियार है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए यह जो प्रश्न होगा, इस प्रश्न का विकल्प हथियार जो होगा वो ग नंबर विकल्प में जाएगा, और ग नंबर में ही जातिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। अगले प्रश्न की बात करता है, किस शब्द में वर्तनी अशुद्ध है? वहां पर अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसने अशुद्ध पूछ दिया है तो मतलब ये पूछ दिया है कि किस प्रकार का विकल्प ऐसा है जो गलत है। क्या है? गलत है। अब देखिएगा 4 विकल्प हैं, निरनुनासिक, छिद्रान्वेषी, गर्त्यर्थ, अंतश्चेतना। ठीक है, 4 विकल्प हमारे सामने आ गए हैं। अब इसमें से किसी एक विकल्प को देखेंगे। जैसे निरनुनासिक, ये बिल्कुल सही शब्द है। गत्यस्थ, ये बिल्कुल सही है। अंतश्चेतना बिल्कुल सही है। एक विकल्प है छिद्रान्वेषी। अब देखिएगा, छिद्रान्वेषी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा और यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर ख होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो ख होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसने पूछा था कि अशुद्ध शब्द कौन सा है? छिद्रान्वेषी बिल्कुल अशुद्ध है, और छिद्रान्वेषी लिखा कैसे जाएगा? ऐसे ही लिखा जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की बात कर देता है तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों में से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? शुद्ध की बात कर दिया। अब देखिएगा, शुद्ध का मतलब होता है सही, अशुद्ध का मतलब होता है गलत। अब 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रसून, गदर्भ, सुषुप्ति, चंचल, कन्या, घंटा, पंकज, परंपरा, गंगा, लक्ष्य, कृपया, अभिनेत्री। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा गौर करेंगे। क्या करेंगे? जैसे चंचल, कन्या और घंटा बिल्कुल सही विकल्प है। प्रसून, प्रसून ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्रसून लिखा जाता है, प्रसून। क्या ये विकल्प हमारा गलत हो गया? अगर पहला विकल्प गलत हो गया तो क्या मैंने ऐसे कर दिया। और अब देखिएगा, जितनी पकड़ हमारी क्वेश्चन में है उससे कहीं ज्यादा पकड़ हमारी उत्तर में होनी चाहिए। तो क्या पहला विकल्प गलत हो गया? अब 1 के साथ 4 है, अब 4 को चेक कर लेंगे। क्या 4 विकल्प है? लक्ष्य, कृपया, अभिनेत्री। तो अब लक्ष्य नहीं होता है, क्या होता है? लक्ष्य होता है। कृपया ऐसे लिखा जाता है, कृपया। अभिनेत्री, अभिनेत्री ऐसे लिखते हैं। अब देखिएगा, एक शब्द है पंकज, बिल्कुल सही शब्द है। परंपरा बिल्कुल सही शब्द है। गंगा बिल्कुल सही शब्द है। लेकिन कुछ जगह पर परंपरा को
ऐसे भी लिखते हैं, वो भी सही है और वो भी सही है। अब देखिएगा चंचल कन्या और घंटा ये दोनों सही हो गए, तो क्या विकल्प में 2 और 3 दिया हुआ है? इस विकल्प में 2 और 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस विकल्प का विकल्प नंबर जो घ होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या होना चाहिए? दंत, वत्स, अल्प प्राण, अघोष और वर्ण का उदाहरण कौन सा है? हमारे पास 4 विकल्प हैं, चा, टा, ता और का। अब देखिएगा सबसे पहले हम वर्ण की बात करते हैं। क्या करते हैं? बात करते हैं वर्ण। वर्ण को हम वर्ण या अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण या अक्षर बोलते हैं। अब देखिएगा कुल वर्ण कितने होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। पूर्ण वर्ण 53 होते हैं। कितने होते हैं? 53 होते हैं। अभी रिसेंट जब वर्तमान की बात कर देता है, किसकी बात कर देता है? वर्तमान की बात कर देता है, तो कुल विकल्प वर्ण कितने होते हैं? 53 होते हैं। इससे पहले जो वर्णों की संख्या थी 52 थी, लेकिन अभी हाल ही में एक वर्ण जुड़ गया है जिसे हम विशिष्ट व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट व्यंजन कहते हैं। मिलाकर के टोटल कितना हो गया? 53 हो गया। अब देखिएगा यहीं पर स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। लेकिन एक प्रश्न और पूछ देता है कि अपभ्रंश में, किसमें? अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी होती है? अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें टोटल संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। जब व्यंजन की बात कर दें, अपभ्रंश में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अपभ्रंश में व्यंजनों की संख्या 30 होती है। ऊष्म व्यंजन की बात कर दे, ऊष्म हिंदी भाषा में बात कर दे तो ऊष्म व्यंजन कितनी होते हैं? तो टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 4। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 4। अब देखिएगा हमारे सामने कुछ वर्ग होते हैं। व्यंजन में व्यंजन वर्ग कितने होते हैं? व्यंजन में व्यंजन वर्ग कितने होते हैं? तो टोटल होते हैं 5। का, कंठ, चा, तालु, टा, ता, पा। ता क्या होता है? मूर्धन्य। ता दंत, पा ओष्ठ। ठीक है। अब का के बाद वर्ग लगा लेना। ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये हमारे पास 5 वर्ग हो गए। अब देखिएगा उसने पूछ दिया है दंत वस्त अल्प प्रमाण नहीं है, यहां पर होगा अल्प प्राण। ठीक है। अल्प प्राण से एक चीज और याद आया, जब अल्प प्राण की बात कर दे तो वहां पर 1, 3 और 5 नंबर के वर्ड लिए जाएंगे। जब महाप्राण की बात कर दे, किसकी बात कर दे? महाप्राण की बात कर दे, तो वहां 2 और 4 वर्ण ही लिए जाएंगे। इतना समझ गए? अब देखिएगा प्रश्न पूछ दिया है दंत वस्त अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? अब दंत वर्ण दे दिया गया है, तो सबसे पहले हम ता वर्ग की तरफ जाएंगे। तो हमें क्या ता वर्ग कुछ ऐसा मिल रहा है? तो बिल्कुल ता वर्ग ही पहला मिल गया। अब ता, था, दा, धा, धा, न, इसमें से कुछ नहीं है। का किस में आता है? कंठ में आता है, इसको काट देंगे। टा किस में आता है? मूर्धन्य में आता है। चा किस में आता है? तालु में आता है। तालु की बात ही नहीं हो रही थी, यहां पर दंत की बात हो रही थी। हम आगे चेक करने की हमको जरूरत ही नहीं है, हम केवल गा विकल्प को टिक कर देंगे। किसको कर देंगे? गा। किसको कर देंगे? गा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गा पर गमला। ठीक है। इस प्रश्न में हमें बहुत सारी जानकारियां हमने प्राप्त करनी है। इसको थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, मैं से थोड़ा सा पीछे हट जाता हूं। अब देखिएगा अगले प्रश्न में हम आगे बढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो चुका है, इसको जानेंगे कि अगला प्रश्न है क्या। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध चीज को हमें जानना है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण क्या एक साथ हो सकता है? अब इसके बारे में जानेंगे। अगला क्या है? हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ये भी एक दिया है। छ संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठस्थ वर्ण है। अब देखिएगा 4 विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं।
अच्छा, संयुक्त व्यंजन जानेंगे, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और छा संयुक्त व्यंजन में आता है, तो यह बिल्कुल सही हो गया। अब देखिएगा, विसर्ग कंठवर्ण है, बिल्कुल सही हो गया, विसर्ग कंठवर्ण में आता है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण स्थान परंपरा से भिन्न हो गया है, बिल्कुल ज्ञा संयुक्त वर्ण में आ गया है, और इसका उच्चारण जो स्थान है ज्ञा से थोड़ा भिन्न हो गया है। अब एक ही विकल्प हमारे पास बचता है, जो महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण एक साथ हो सकता है, यही एक विकल्प है जो हमारा अशुद्ध है, इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर का है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से विशेष से कौन है? क्या है? विशेष से कौन है? अब 4 विकल्प दिए गए हैं, आकाशीय, प्रकाश, आराध्य और आश्रित। इनमें से विशेष की बात करता है तो खा नंबर का विकल्प आकाश हमारा विशेष हो जाएगा। इस प्रश्न में विकल्प नंबर जो खा होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण का रूप है? किसका शब्द है? विशेषण का रूप है। धर्म से धार्मिकता, धार्मिक और अधार्मिकता और अधर्म, 4 विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। अगर धर्म का विलोम पूछ देता है, क्या पूछ देता है? विलोम पूछ देता है, तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधर्म। लेकिन इसने हमसे पूछा है विशेषण क्या होगा? धर्म का एक ही विशेषण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? धार्मिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, धार्मिकता, धार्मिकता का विलोम क्या हो जाएगा? अधार्मिकता, विलोम शब्द हो जाएगा। इस प्रश्न की बात करता है तो विकल्प नंबर जो खा होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आज तक के प्रश्न हमारे सामने यही थे। हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। अब तक के लिए धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, उनको समझे हैं। कई सारे प्रश्न ऐसे आए हैं जो हमें पहले नहीं पता थे, हम उनको कॉपी में नोट करेंगे, अगले दिन हम फिर रिवीजन करेंगे। अब देखिएगा, आज हम आप सभी को थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे। हमारा डीएस एडुहब परिवार आप सभी के सामने फ्री सीरीज लेकर के आया हुआ है। इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से और अच्छी कराई जाए। डीएस एडुहब में ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं जो पूरे हॉस्टल स्कीम के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर आप सभी लोग आकर के अपना नाम दर्ज करा करके एक मॉक टेस्ट दे करके आप यहाँ पर केवल अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ की हॉस्टल स्कीम में आएँ और तैयारी करें आराम से। आप सभी को इस चैनल में ही आपको पूरी फुल जानकारी मिल जाएगी। वहां पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा। जैसे ही आप डीएस एडुहब के चैनल को टिक करेंगे, नीचे आपकी जानकारी होगी। उस जानकारी में यहाँ का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और जगह का लोकेशन सब आपको बता दिया जाएगा। आप हमारे कैंपस एक बार आएँ, घूमें और यहाँ के माहौल को देखें, यहाँ के चीज़ों को देखें, कैसे क्लासरूम चलती है, कैसे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, अनुशासन के साथ रहते हैं। स्पोर्ट टाइम का भी एक फिक्स टाइम है। अपनी तैयारी को अगर आप सच में मजबूत करना चाहते हैं, एक नए आयाम पर ले जाना चाहते हैं, एक शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके में ले जाना चाहते हैं, तो आप डीएस एडुहब पर आएँ और अपनी तैयारी को शानदार से बेहतरीन की ओर ले जाएं। यही हमारी आकांक्षा है, उपेक्षा है। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं करते हैं खत्म। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। हम लोग कल फिर मिलेंगे।